हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। बच्चों आज हम टाइम पास नहीं करेंगे, बिल्कुल सुपर फास्ट यहाँ पर हम करने वाले हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि ऐसे बच्चे जो चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम कम समय पे यहाँ पर ज्यादा क्वेश्चन करने वाले हैं। और आप लोगों को मैंने बताया था कि 2-2 अंक वाले में 2024 के पूरे क्वेश्चन मैंने करा दिया है। 2024 के 2 अंक वाले और 3 अंक वाले, 2 अंक और 3 अंक वाले क्वेश्चन करा दिया है। जो भी बचा है तो आज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों को बढ़िया समझ में आएगा, बिल्कुल निश्चिंत रहना। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर है बच्चों 16, जो 3 नंबर का एक क्वेश्चन बचा था कि 2 मीटर लंबी, 2 मीटर हमारे पास एक लंबी चालक तार है बच्चों। ठीक है, 100 फेरे वाली, मतलब इसमें फेरों की संख्या कितनी है, मतलब 100 है। ठीक है, 10 एम्पियर की धारा बह रही, इसमें धारा कितनी बह रही बच्चों, 10 एम्पियर। कितनी एम्पियर, 10 एम्पियर। ठीक है, फेरों की संख्या कितनी दे के रखी है, फेरों की संख्या आपके पास 100 दे के रखी है। और यहां पर जो है 2 मीटर लंबी, मतलब लंबाई भी दे के रखा है बच्चों कि लंबाई बराबर कितना है, 2 मीटर। ठीक है, तो पूछा गया था क्वेश्चन कि परिनालिका के अंदर, देखो ना 2 मीटर लंबी है ना, 100 फेरों वाली एक परिनालिका है जिसमें 10 एम्पियर की धारा बह रही है, तो कितनी है ना चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी बच्चों। तो बढ़िया सिंपल था, हमारे पास लंबाई का मान देके रखा था, फेरों की संख्या देके रखा था बच्चों, एम्पियर धारा का मान है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इस आधार पर हमको निकाल देना है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बच्चों कितना है, दिख रहा है क्या, B बराबर म्यू नॉट एन आई अपान एल होता है। फार्मूला पुट कर दो, म्यू नॉट का मान कितना होता है बच्चों, सबको पता होता है, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर कितना होता है, 10 टू द पावर -7 होता है बच्चों। ठीक है, ये सबको पता है, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 म्यू नॉट का वैल्यू। फेरों की संख्या कितने बच्चों, 100, तो हमने 100 कर दिया। धारा कितना बह रहा था, 10 एम्पियर, तो सर 10 कर दिया आपने। कैलकुलेशन करना है लंबाई, लंबाई कितना था, लंबाई कितना था, 2 मीटर, तो हमने क्या कर दिया बच्चों, 2 मीटर कर दिया। बड़ा सिंपल है बच्चों, देखिएगा 1 2 3 जीरो हुआ, तो 3 जीरो कम कर दो और 2 से काट दो, 2 दूनी 4, तो कितना बचा बच्चों, 2 पाई बचा, 10 टू द पावर आपका 3 घट जाएगा तो -4, यही आपका आंसर आ जाएगा। क्या सही है, क्या सही है भाई साहब, तो बिल्कुल आप देख सकते हो इतना वैल्यू आपका है। लेकिन यदि पाई का मान रख दो कि 22/7, तो आपका वैल्यू ये आ जाएगा। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं बच्चों, किन बच्चों से नहीं बनेगा, यदि आपसे ना बने तो पाई का मान रख देगा, यहां पे हम रख देते हैं 3.14, 3.14 पाई का मान, गुणे 10 घाते -4 है बच्चों। जब इसको अपन ऐसे करेंगे तो गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 दूना 8 है ना, 2 1 कम 2 और फिर 6 गुणे 10 घाते -4। ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट है, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद अथवा में क्वेश्चन था बच्चों, देखिएगा अथवा में क्वेश्चन था, सॉल्यूशन करेंगे सारे क्वेश्चन का, है ना। एक लंबे सीधे तार से 30 एम्पियर की धारा बह रही है। चलो यहां पर बोल दिया गया एक लंबा है ना तार है, जिसमें एक लंबा तार है जिसमें 30 एम्पियर की धारा बह रही है। ठीक है, तार से 30 सेंटीमीटर दूर पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी। कुछ ऐसा होता चालक तार है ना, इसमें धारा बह रही है 30 एम्पियर। अब इससे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर हमें क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। तो देखना बच्चों, थोड़ा सा आप लोग एक चीज समझो कि सबसे पहले क्या दिया है, सबसे दिया है तार की लंबाई, तो लंबाई का मान कितना हो गया आपका, 30, लंबाई दिया भाई 30 सेंटीमीटर है ना, 30 सेंटीमीटर, जिसको हम तार की लंबाई नहीं दिया है। तार पर धारा बह रही है, धारा का मान दिया है, एम्पियर का मान दिया है, और तार से 30 सेंटीमीटर दूरी पर, दूरी दिया है बच्चों, आर का मान दिया है 30 सेंटीमीटर। जब सेंटीमीटर को मीटर में बदलना होता है ना बच्चों, तो उसमें 10 का घात -2 का गुणा कर दो, तो ये मीटर में बदल गया। या आपको समझ में नहीं आए तो सेंटीमीटर में 100 का भाग देते हैं तो आपका मीटर बन जाता है। तो ये आपके पास ए का मान आ गया बच्चों और दूरी का मान आ गया। और हमें निकालना है सीधा कि आर दूरी पर क्या बोला है, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण निकालना है। एक लंबे सीधे तार से है ना 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। तो आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है, तो इसका सूत्र होता है म्यू नॉट आई अपान 2 पाई आर। ये फार्मूला है बच्चों, बस वैल्यू पुट कर दो। म्यू नॉट का मान कितना होता है, अभी आपको बताया कि 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, यहां तक ठीक है। आई का मान कितना है, 30 एम्पियर।
आई का मान, धारा का मान 30 एम्पियर था बच्चों, ये एम्पियर होगा, तो 30 एम्पियर धारा का मान था, ठीक है। और फिर आपका हो जाएगा अपान में 2 पाई, और आर का मान कितना है, ये आपका आर का मान है 30 गुणे 10 घात का -2। अब देखो बच्चों यहां से 2 पाई से ये 2 वो बचेगा, है ना, 30 से 30 यहां कट जाएगा, 30 से 30 यहां कट जाएगा, कितना बचा, कैलकुलेशन कर लो, बचा सर 2 गुणे 10 घाते -7, और ये नीचे भी बचा कुछ 10 घाते -2 है, तो ऊपर जाएगा 10 घाते 2 हो जाएगा। आंसर करोगे बच्चों तो 7 में 2 घट जाएगा, 7 में 2 घट जाएगा, तो 2 का घात 2 गुणे 10 घात -5 बचेगा। देख लो जरा, -7 है और 2, ये प्लस में बच्चों, ये प्लस में है, -7 में +2 घट जाएगा तो माइनस आपका 5 आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया टेस्ला में, ठीक है। ये कैलकुलेशन रहता है, बढ़िया तरीके से कैलकुलेशन कराना जरूरी है, क्योंकि मेन तो कैलकुलेशन में ही आप लोग फंसते हो। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो आगे चलें, ठीक है, थोड़ा सा समय लगेगा बच्चों। अब यहां पर समझना है कि 2 पतले लेंस है, एक दूसरे के संपर्क में रखे हुए हैं, तो बच्चों इसका हमको क्या निकालना है, ठीक है। संपर्क में रखे 2 पतले लेंस के लिए परिणामी क्षमता, है ना भाई, संयोजन की परिणामी क्षमता के लिए व्यंजक की स्थापना कीजिए। तो पहले लेंस के लिए परिणामी फोकस निकालेंगे, और फोकस आ गया तो परिणामी क्षमता, क्योंकि फोकस का व्युत्क्रम क्षमता होता बच्चों, ठीक है। यहां पर आप समझना 2 लेंस है बच्चों, कितने लेंस है, 2 लेंस है। 2 लेंस आपका, एक ये लेंस ब्लैक दिख रहा है, एक ये लेंस हो गया बच्चों, इसको मैंने रेड कर दिया, और एक ऑलरेडी ब्लैक दिख रहा है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। एक दूसरा लेंस आपका ये हो गया, 2 लेंस है बच्चों, ठीक। प्रकाश किरणें जब चलती है तो बच्चों यहां से प्रकाश किरण चली, इसके कारण जो प्रतिबिंब यहां पर बना ये I1 है। क्या है बच्चों, I1। तो पहले वस्तु के लिए यहां ये बिंदु वस्तु का कार्य करता है, समझना, ये आपका पहला लेंस है। क्या है बच्चों, पहला लेंस है, इसके लिए बिंदु वस्तु का कार्य करेगा, और इसका प्रतिबिंब यहां पर बनेगा। तो जब हम लेंस सूत्र का प्रयोग करेंगे कि 1/v - 1/u बराबर 1/f, तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा कि जो बच्चों ये वस्तु की दूरी है, तो वस्तु की दूरी तो हम यू ही मानकर चलेंगे, लेकिन प्रतिबिंब की दूरी, ये पहले लेंस का प्रतिबिंब I1 पर बनता है, तो यहां पे बच्चों V1 प्रतिबिंब की दूरी लेकर चलेंगे, और जो आपका फोकस हो गया F1 हो गया। ये किसके लिए हो गया, पहले लेंस के लिए, ठीक है। अब जब दूसरे लेंस की बात करेंगे तो ये जो दूसरा लेंस है इसके लिए वस्तु का कार्य करता है, I1 क्या कार्य करता है, वस्तु का कार्य करता है। तो ये तो आपके पहले लेंस के लिए बात हो गई। कौन से लेंस के लिए हो गई बच्चों, पहले लेंस के लिए बात हो गई। जब हम दूसरे लेंस के लिए बात करेंगे तो दूसरे लेंस के लेंस सूत्र का वही है बच्चों, 1/v - 1/, अब इस बार समझना, बट बराबर 1/f, तो f की जगह तो f2 हो गया, लेकिन u क्या है, वस्तु की दूरी। अब वस्तु का कार्य, ये देखिए दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य I1 करेगा, तो वस्तु, दूसरे लेंस के लिए वस्तु की दूरी आपका V1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, V1 हो जाएगा, ठीक है। और अंतिम V क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, तो अंतिम प्रतिबिंब यहां पर I पर बना, ये अंतिम प्रतिबिंब बच्चों, क्या है, अंतिम प्रतिबिंब, तो इसकी दूरी भी है, तो ये दूसरे लेंस के लिए हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इन दोनों को जोड़ेंगे, जब जोड़ेंगे बच्चों, जब जोड़ेंगे तो हमारा देखिए कैसे आएगा, जब जोड़ेंगे तो यहां पर देखो 1/v प्लस में, ये माइनस में तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर बचेगा 1/v - 1/u बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। इतना जिससे बन गया तो कहानी खत्म। और चूंकि लेंस सूत्र आपने पढ़ाई है कि 1/v - 1/u क्या होता है, 1/f के बराबर होता है, तो 1/f करोगे बराबर आ गया 1/f1 प्लस 1/f2। बस यही है, ध्यान ये रखना है बच्चों कि जो पहला लेंस है इसके लिए वस्तु का कार्य ये करेगा, इसका प्रतिबिंब I1 पर बनेगा। दूसरे लेंस के लिए I1 वस्तु का कार्य करेगा और अंतिम प्रतिबिंब I पर बनेगा। चीजें क्लियर है, चलिए तो यहां पर देखिए माना वाना सब ठीक है, माना हमारे पास 2 लेंस है भाई, है ना, और इसके सामने एक बिंदु वस्तु वो है पहले लेंस के सामने जिसका प्रतिबिंब A द्वारा I1 पर बनता है, और यह वास्तविक प्रतिबिंब दूसरे लेंस के वस्तु का कार्य करेगा, दूसरे लेंस के लिए अंतिम प्रतिबिंब I पर बनेगा। ये मैंने आपको पहले बता दिया, पहले बताया बच्चों। यहां पर आप देख लो, यहां पर आप देखो, थोड़ा सा यदि आप लोग दिमाग लगाए होंगे, जो मैंने बताया था लेंस सूत्र से कि भाई ये जो पहले लेंस का प्रतिबिंब I1 पर बनता है, प्रतिबिंब की दूरी V1 मतलब 1/v1, और वस्तु की दूरी u है तो u ही रहेगा, और बच्चों आपका F1 हो जाएगा। यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम?
दूसरे लेंस के लिए मैंने आपको बताया था कि अंतिम प्रतिबिंब आपका आई पर बनेगा, प्रतिबिंब की दूरी भी, लेकिन दूसरे लेंस के लिए वस्तु u वस्तु है, वस्तु की दूरी है, तो वस्तु की दूरी v1 हो जाएगी, क्योंकि जो पहले लेंस का प्रतिबिंब है वही दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है। फिर इसके बाद बच्चों f की जगह f2 हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे, जब जोड़ेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा, तो यहां पर हो जाएगा 1/v - 1/u बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। चीजें क्लियर है बच्चों? अब चूंकि ये आपके किसके बराबर होता है, 1/f के बराबर होता है, तो यहां पर 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक है, खत्म खत्म, चीजें क्लियर है ना? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलो यहां तक क्लियर बच्चों। और यहां से आप लोग दिमाग लगा लेना कि भाई हम सब जानते हैं कि हमारे पास आ गया है 1/f, हमारे पास आ गया 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। और आप सबको पता है कि ये जो आपका फोकस दूरी है बच्चों, इसी का व्युत्क्रम जो है वो पावर कहलाता है, क्षमता कहलाता है। तो 1/f बराबर p, 1/f1 बराबर p1, 1/f2 बराबर p2। ठीक है बच्चों, ये आपका 10 से 15 मिनट का क्वेश्चन था, लेकिन 2 से 3-4 मिनट में हमको खत्म करना है, क्योंकि आगे भी तो चीजों को समझना है ना? इतने में काम नहीं चला लेना है भाई, हमको बहुत सारे क्वेश्चन करना है। अब जैसे सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए यहां पर व्यंजक आया है, ठीक है, यहां पर थोड़ा यदि आप डायग्राम समझ लोगे तो चीजें क्लियर हो जाएगी। यहां पर समझो, पहले थोड़ा समझना बच्चों, ये आपके पास एक लेंस है, ठीक है बच्चों, एक लेंस है ना, इसके सम्मुख एक वस्तु रखी हुई है, तो वस्तु की दूरी को हमेशा u से रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन ध्यान रहे ये -u क्यों लिया गया है, क्योंकि प्रकाश किरण इधर से चलेगी और वस्तु की दूरी उसके व्युत्क्रम हम लेंगे, इसलिए माइनस रहेगा बच्चों। ठीक है, अब इसका प्रतिबिंब a1 b1 बनता है और इसका प्रतिबिंब यहां पर बन रहा है बच्चों, यानी कहने का तात्पर्य है स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर बन रहा है, यानी वस्तु यहां पर होता तो हमें बढ़िया दिखाई दे जाता। तो जब हम स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी लेंगे तो जहां पे प्रतिबिंब बन रहा था ये भी होना चाहिए, लेकिन इसको d क्यों माना गया, क्योंकि यदि वस्तु को हम यहां पर रखते तो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता। क्या देता बच्चों? स्पष्ट रूप से दिखाई देता। तो लेंस की जो आवर्धन होती है, जैसे आप लोग लेंस के लिए आप पढ़े होंगे, जब अवतल लेंस उत्तल लेंस, वहां पर हमने बताया था इसका होता बच्चों v/u। क्या होता है? v/u। और जब भी का मतलब है अंतिम प्रतिबिंब की दूरी, तो स्पष्ट दृष्टि की जब न्यूनतम दूरी पर प्रतिबिंब बनता है तो माइनस का d कर दो, यहां चिन्ह लगाओगे तो माइनस का u, मतलब बच्चों d/u हो जाएगा। क्या हो जाएगा? d/u। d क्यों लिखा गया? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए बात की गई। अब जब प्रतिबिंब भाई कहां पर बने? अनंत पर बने, तो वस्तु को फोकस पर रखा जाता है, तो m का मान हो जाएगा, m का मान जब प्रतिबिंब अनंत पर बने तो आपका बच्चों वस्तु कहां पर होना चाहिए? फोकस पर होना चाहिए। तो u की जगह, u क्या है? वस्तु की दूरी है, तो इसके जगह फोकस d/f कर देंगे। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? m बराबर d/f निकालने में किसी कोई प्रॉब्लम? यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बात करेंगे, कहानी पर आगे बढ़ते चलते हैं, क्योंकि हम पूरा यदि लिखते चलेंगे तो फिर काम नहीं हो पाएगा। हमको सुपर फास्ट रिवीजन करना है। और जिन बच्चों को लगता है कि हाँ सर ऐसे ही आप लोग और भी मेहनत करिए, हमारे लिए क्लासेस लाइए, तो आप निरंतर हमारे चैनल पे जुड़े रहें, आपके लिए हम निरंतर मेहनत करेंगे। लेकिन हाँ, प्यार सपोर्ट बना रहना चाहिए। अब आप लोग ऐसे लोगों को प्यार सपोर्ट दोगे जो हमारे ही कॉपी करके सारे वीडियो बना देते हैं। बहुत सारे ऐसे यूट्यूब में है कि शिव सर का ही जो टॉपिक पर हम बनाएंगे ना, वही टॉपिक पर उनको बनाना है, बिल्कुल टू कॉपी है ना। पर ऐसा आप लोग प्यार सपोर्ट बनाएंगे यार तो कैसे काम चलेगा। तो मैंने आपको समझा दिया था, ये कहानी आपको देख लो भाई, मैंने आपको बता दिया था कि ये आवर्धन कैसे आया। जब प्रतिबिंब कहां पर हो बच्चों, मतलब प्रतिबिंब अनंत पर बने, प्रतिबिंब अनंत पर बने तो वस्तु कहां पर रखी जानी चाहिए? फोकस पर रखी जानी चाहिए। तो m बराबर हो जाएगा d/f। u की जगह आप f कर सकते हो। क्यों? मैंने बताया ना कि प्रतिबिंब जब अनंत पर बनेगा तो आपका वस्तु फोकस पर होना चाहिए। अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर बने। कहानी में इसमें ट्विस्ट आने वाला है, इसको आगे बढ़ाओ सर और इसको मजे के साथ समझाओ। अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर बने। ठीक है, चलो यहां पे समझना बच्चों, थोड़ा सा यहां से पूरा ऐसे करता हूं, फिर मजा आएगा, तभी तो मजा आएगा। देखो ये बोला गया कि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर बने। तो लेंस सूत्र आपको पता है कि सर 1/f बराबर होता है 1/v - 1/u। ठीक है,
अब बोला है अंतिम प्रतिम इस पृष्ठ दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, मतलब ये जो भी का मान है इस पृष्ठ दृष्टि की न्यूनतम दूरी लेकर चलेंगे। तो यहां पे चिन्ह परिपाटी लेना पड़ेगा। चिन्ह परिपाटी कैसे? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, हमने कहा कि ये जो मान लीजिए लेंस है बच्चों, तो लेंस के इधर ही बन रहा है, तो प्रकाश कण की विपरीत दिशा में, तो हमको -d लेना पड़ेगा। और ये वस्तु की दूरी को तो हम माइनस का u कर लेंगे बच्चों, माइनस का u कर लेंगे। अब देखो 1/f रहने दो, ठीक है बच्चों, ये आपका माइनस का d यहां पे 1/d हो जाएगा, और ये u आपका ये माइनस माइनस प्लस का 1/u हो जाएगा। दोनों पक्षों में d का गुणा कर दो बच्चों, तो d/f बराबर ये d से d कट जाएगा -1 प्लस d/u हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको पक्षांतर कर दो तो 1 प्लस d/f इक्वल हो जाएगा बच्चों d/u, और यही d/u जो है बच्चों m के बराबर है, यही d/u m के बराबर है, मतलब m बराबर हो गया 1 प्लस d/f। ठीक है बच्चों, ये हो गया, ये जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तब ये m हो गया आपका आवर्धन। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, यही चीज यहां पर समझाया गया है। आप लोगों को एक बार समझा रहा हूं, बाकी सारा चीज नोट्स में भी रहता है। जो बच्चे नोट्स नहीं लिए है ना, तो वो नोट्स जरूर ले लें। ठीक है, आवर्धन अपन ने निकाल दिया। चलिए हमारा कहानी खत्म, हम सिर्फ समझाने का काम करेंगे, रिवीजन काम करेंगे। यहां पर सुपर फास्ट लेकर आ रहे हैं बच्चों। रदरफोर्ड के परमाणुीय मॉडल की 2 कमियां व्याख्या कीजिए कि हाइड्रोजन परमाणु के बोर मॉडल ने इन कमियों को कैसे दूर किया। सबसे पहले बात की जा रही है कि 2 कमी बताना है। 2 कमी क्या था बच्चों, कि इस मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन वृत्तीय मार्ग पर मतलब चक्कर लगाते हैं, ठीक है, किंतु इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा लगातार कम होने से अंतःनाभिक में गिर जाएगा, अर्थात यह मॉडल परमाणु की स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाएगा। इन्होंने ये बताया कि जैसे आपका नाभिक है और खोखलाकार भाग है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगाते रहते हैं, और जब चक्कर लगाते रहेंगे तो एक ऐसी स्थिति आएगी कि इसकी ऊर्जा के मान में कमी आएगी, और जब ऊर्जा के मान में कमी आएगी तो नाभिक में धन है, तो धन इसको क्या कर लेगा, खींच लेगा। इसलिए इसमें जबकि ऐसा होता नहीं है, इसलिए इनकी एक कमी थी। यह मॉडल हाइड्रोजन परमाणु के असतत वर्णक्रम की व्याख्या नहीं करता बच्चों, ठीक है। और इनकी कमियों को दूर करने के लिए बोर साहब ने, है ना, बोर के मॉडल ने इन कमियों को दूर किया। बोर ने बताया कि परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या करते बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल कुछ स्थायी कक्षा में घूमते, जिससे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं होता था, नाभिक स्थायी रहता है। भाई रदरफोर्ड ने बता दिया इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, और जब चक्कर लगाता है तो भाई जाते जाते उसकी ऊर्जा कमी होगी और नाभिक में गिरेगा, उसकी कमी थी। लेकिन बोर साहब ने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन एक निश्चित ऊर्जा स्तर पर ही घूमता रहता है, इसलिए उसकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता, नाभिक जो होता है स्थायी होता है। दूसरा बताया कि बोर ने हाइड्रोजन परमाणु के विविध वर्णक्रम की व्याख्या करते हुए बताया कि जब हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से पुनः अपने मूल अवस्था में लौटते हैं तो उन ऊर्जा स्तरों से ऊर्जा के अंतर के अनुपात में फोटॉन उत्सर्जन होता है। मैंने इन चीजों को आपको बहुत बारीकी से समझाया है कि मान लीजिए निम्न ऊर्जा स्तर से, ये निम्न ऊर्जा स्तर है और उच्च ऊर्जा स्तर, यहां से इलेक्ट्रॉन पहले ऊर्जा लेकर के बच्चों उच्च ऊर्जा स्तर पर चला जाता है। निम्न ऊर्जा स्तर से बच्चों उच्च ऊर्जा स्तर पर जाएगा। कहां जाएगा? उच्च ऊर्जा स्तर पर जाएगा। लेकिन जब फिर से मूल स्थिति पे आता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, वो भी फोटॉन के रूप में। अगला जो प्रश्न आपके लिए, अगला प्रश्न बच्चों वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। जो बच्चा मान लीजिए इन प्रश्नों को नहीं पढ़ा तो बहुत बड़ा कमी है उसकी। नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन सीधा सीधा है। नाभिकीय संलयन में 2 हल्के नाभिक आपस में मिलते हैं और भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, नाभिकीय संलयन कहलाता है। जैसे बच्चों आप यहां पर हाइड्रोजन का देख सकते हैं, हाइड्रोजन आपस में मिलकर के हीलियम का निर्माण करता है। यहां पर देखो, यहां पर मान लीजिए हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम बना, चलो कोई बात नहीं है। यहां पर हाइड्रोजन एक परमाणु क्रमांक है, इसमें द्रव्यमान की संख्या 1 है। जब आपस में मिलते हैं बच्चों तो यहां पर हाइड्रोजन का, जैसे प्रोटियम ड्यूटेरियम आपको पता है, तो हाइड्रोजन के समस्थानिक है, ये प्रोटियम है, 2 प्रोटियम मिलकर के आपका प्रोटियम ड्यूटेरियम बना लिया, फिर ट्राइटियम होता है। तो ये हल्के नाभिक हो गए बच्चों, मिलकर के भारी नाभिक। वैसे आप लोग हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन के परमाणु को आपस में मिलाओ तो हीलियम का नाभिक बनता है, सबको पता है। तो यहां पर बच्चों आप लोगों ने क्या देखा कि 2 हल्के नाभिक मिलकर के एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। भारी नाभिक क्यों कहेंगे? क्योंकि यहां पर जो हाइड्रोजन, इसमें द्रव्यमान 1 है, लेकिन यहां पर द्रव्यमान 2 हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया बच्चों, और इतना 0.42 मेगा वाट का ऊर्जा उत्सर्जन होता है। तो नाभिकीय, जैसे सूर्य में नाभिकीय संलयन होता है, हाइड्रोजन मिलकर के, है ना बच्चों, नाभिकीय संलयन करते हैं और हीलियम का निर्माण करते हैं, तो वहां पर नाभिकीय संलयन होगा। ठीक है,
यहाँ पर उपरोक्त अभिक्रिया में 2 प्रोटॉन मिलकर एक न्यूट्रॉन तथा एक पॉजिट्रॉन बनाते हैं। इस प्रक्रिया में 0.42 मेगावाट ऊर्जा विमुक्त होती है। नाभिकीय संलयन बहुत उच्च ताप एवं दाब पर ही हो सकती है और ऐसी स्थितियां जो है तारों के अंदर होती है बच्चों। सूर्य मैंने सबसे बढ़िया एग्जांपल बताया आपको, ठीक है। फिर इसके बाद नाभिकीय विखंडन पर चलते हैं। नाभिकीय विखंडन में क्या होता है कि जब भारी नाभिक पर अल्फा कण या न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है, ठीक है बच्चों, तो वो छोटे छोटे नाभिकों में विभक्त हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर यूरेनियम पर न्यूट्रॉन की बमबारी की गई, देखो जरा, न्यूट्रॉन की बौछार की गई, किस पर? यूरेनियम पर बच्चों, ठीक है। देख लो यहाँ पर यूरेनियम है, इस पर न्यूट्रॉन की बौछार की, तो आपका जो आपका यूरेनियम बच्चों यहाँ पे आपका 235 था, ठीक है। तो ये पहले 236 में नाभिक जुड़ गया इसके साथ, फिर ये बच्चों टूटा तो बेरियम और रेडियम का निर्माण कर दिया और 3 जो न्यूट्रॉन है और अलग कर दिया। तो जब हम किसी भारी नाभिक पर न्यूट्रॉन की बमबारी करते हैं तो हल्के नाभिकों में टूट जाता है। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं? नाभिकीय विखंडन। क्या वो बोलते हैं बच्चों? नाभिकीय विखंडन। ओके। जब किसी यूरेनियम समस्थानिक पर न्यूट्रॉन प्रहार कराया जाता है तो 2 माध्यमिक द्रव्यमान वाले नाभिकीय खंडों में विखंडित हो जाता है। इस प्रक्रिया में बड़ी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। नाभिकीय रिएक्टर में इसका प्रयोग किया जाता है। किसमें बच्चों? नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा पैदा करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। विद्युत उत्सर्जन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। मैंने एक अंकीय क्वेश्चन कराया था आप लोगों को और यही क्वेश्चन आप लोगों को उसको बताया था बच्चों कि 2 आवेश है। बढ़िया क्वेश्चन है, देखो जरा, 2 आवेश बोल के रखा है। एक आवेश हमारे पास A है, ठीक है, और दूसरा आवेश हमारे पास B है, ठीक है बच्चों। और इसके मध्य बिंदु पर हम मान के चलते हैं एक बिंदु O है ना। यहाँ पर हमको तीव्रता निकालनी है। तो यहाँ पर जो आवेश है वो आपका 2 माइक्रोकूलाम है। 2 माइक्रोकूलाम को कूलाम में बदलेंगे तो 2 × 10⁻⁶ कूलाम हो जाएगा। यहां भी बच्चों 2 माइक्रोकूलाम है। कितना? 2 माइक्रोकूलाम। कूलाम में बदलेंगे तो 10⁻⁶ का गुणा करेंगे तो कूलाम में बदल गया। यहां से इसकी दूरी, दोनों के बीच की दूरी टोटल आपके पास कितना है? 40 है। तो यहां से इसके बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर हो गया और 20 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे बच्चों तो 20 × 10⁻² मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -2 मीटर हो जाएगा। तो बिंदु बी पर जो आवेश है इसके कारण तीव्रता और ए पर जो आवेश है इसके कारण तीव्रता निकालेंगे और दोनों को योग कर देंगे तो इसके मध्य बिंदु पर तीव्रता निकलकर आ जाएगी। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं। सोल्यूशन कराया, हमको सिर्फ आपको समझाना है बच्चों, इसलिए हम ज्यादा परेशान नहीं होते हैं। चूंकि यहाँ पर आप देख लेना कि चूंकि आप लोगों को 2-3 चीजें आपको पता होनी चाहिए कि दूरी कितना है आवेश से, दूरी का मतलब बच्चों ए का मान है। ए का मान है 20 सेंटीमीटर। भाई आपको बताया ना कि टोटल जो है 40 है तो आधी 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो बच्चों 20 × 10⁻⁻² होगा, ठीक है। ये चीज हो गया। और आप लोगों को आवेश पता है क्यू का मान कितना था? 2 माइक्रोकूलाम। तो 2 × 10⁻⁶ कूलाम हो गया। तीव्रता का फार्मूला क्या होता है? 1/4πε0 Q1 या Q/R का स्क्वायर। वैल्यू पुट करो बच्चों, वैल्यू पुट करो। इसका मान होता है 9 × 10⁻⁹, ठीक है सर। आवेश का मान कितना है? 2 × 10⁻⁻⁶, ठीक है सर। फिर बच्चों यहां पर नीचे R का स्क्वायर, यानी आपके पास आधी दूरी ये हो जाएगा आपके पास 20 × 10⁻²। तो 20 × 20 और 10⁻² यानी -4, क्योंकि वर्ग करेंगे ना, वर्ग करेंगे तो यही आएगा। अब देखो जरा कुछ कट पिट रहा तो काट पिट दो। 2 से काट दो, 2 दाहम 20, ठीक है। और कहीं से कट रहा है क्या? नहीं कट रहा, रहने दो। देखो बच्चों 9 में 6 घट जाएगा तो 9 × 10⁻³ आएगा। कितना आएगा? 10⁻³ देखो जरा, 10⁻9 है, 10⁻⁻6 है, 10⁻³ आ गया सर, ठीक है। और कुछ भी ऊपर तो नहीं बच रहा है? और कुछ बच रहा है? नहीं बच रहा है, ठीक है। अब नीचे क्या बचेगा? यहां पर देखो 200 है बच्चों, सॉरी 20 का गुणा 10 से करेंगे तो 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 200 × 10⁻⁴। ये -4 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा तो 10⁻7 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हो, जैसा कि आपके पास 2 है तो थोड़ा सा कहीं पे गड़बड़ लग रहा मुझे, तो कहीं पे गड़बड़ ये लग रहा है कि यहाँ पे बच्चों आप मतलब
ऊपर आवेश का मान रखना था, तो आवेश मेरे पास कितना है 2 माइक्रोकूलम। तो फिलहाल कहां पे कुछ गड़बड़ लग रहा है ना, कहीं पे गड़बड़ लग रहा है? नहीं गड़बड़ नहीं है, चलो ठीक है यार, ठीक है। 9 गुणे 10 घाते 3 और ये 4 जुड़ जाएगा तो 7 हो जाएगा। फिर बच्चों बचेगा कितना 2 गुणे 10 घाते 2, क्योंकि 100 है ना। अब बच्चों 9 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 9 में 2 का भाग देंगे तो 4.5 आएगा, गुणे ये 10 घाते 2 है, 10 घाते 7 है बच्चों, तो 10 घाते 5 बचेगा। ये आपके पास एक बिंदु के कारण तीव्रता हो गई, ये हमारे पास वैल्यू निकल कर आया, इतना आया। अब हमने कहा कि भाई जितना बिंदु ए के कारण होगा उतना ही बिंदु बी के कारण होगा, दोनों को जोड़ देंगे तो जोड़ेंगे तो 9 गुणे 10 घाते 5 न्यूटन पर कूलम आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चले आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा अंकित क्वेश्चन कैसा था देखते हैं। बोला था, देखो समय भी देख लेते हैं नहीं तो खत्म हो जाएगा हमारा पीरियड क्लास। फटाफट देखते हैं बच्चों। 3 पिकोफैराड, 4 पिकोफैराड, 5 पिकोफैराड वाले 3 संधारित्र में 120 वोल्ट की बैटरी जोड़ी गई, तो 3 धारिता देके रखा है C1 पिकोफैराड है बच्चों। थोड़ा सा देख लीजिएगा, समय कम है, वीडियो अब रुक भी सकता है, तो वीडियो जहां पे रुक जाएगा वहीं पे क्लास खत्म हो जाएगी, क्योंकि जो कैमरा है उसकी क्षमता 30 मिनट से ज्यादा नहीं है। चलो भैया क्यों यार तुम भी बकवास कर रहे हो। चलो यहां पर देखो, जब भी आपके पास बच्चों पिकोफैराड की बात आ जाए कि C1 बराबर आपके पास 3 पिकोफैराड है, तो पिकोफैराड को फैराड में बदलना है तो आपको 3 गुणे 10 घाते माइनस पिको मतलब 10 घाते माइनस 12 फैराड, ऐसा करना बच्चों। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक, चलो तो आपके पास 3 थे बच्चों, C1 C2 C3 अपन ने कर लिया, V बराबर दिया है, तो हमें तुल्य धारिता निकालनी है। तुल्य धारिता के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं कि समांतर क्रम में, है ना। बैटरी को सर 3 पार्श्व क्रम में जोड़े गए हैं, चलो यानी समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, समांतर क्रम में बढ़ता है धारिता, है ना। तो ये आपका हो गया बच्चों पार्श्व क्रम में। ठीक है, ये आपको मतलब C1 C2 C3 का वैल्यू पुट करोगे तो ये आपका पहले टोटल धारिता आ जाएगा। फिर बच्चों हमको यदि आवेश निकालना है, आवेश तीनों का परिणामी आवेश Q1 Q2 Q3, तो हमें तीनों का आवेश निकल कर आ जाएगा। आवेश बराबर क्या होता है, C1V C2V C3V, और V का मान देके रखा बच्चों। क्या क्या निकालना है ना, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश, यही तो निकालना था। प्रत्येक संधारित्र पर आवेश हमें C1 का मान पता है, C2 का मान पता है, C3 का मान पता है। ठीक है बच्चों, तो ये आसानी से निकल कर आ जाएगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है इस क्वेश्चन में, है ना। चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन गतिज विद्युत वाहक बल, आप लोगों को मैं होमवर्क देता हूं। ठीक है, ये गतिज विद्युत वाहक बल निगमत कीजिए, बहुत सरल है ये क्वेश्चन। अब यहां पर थोड़ा सा एलसीआर परिपथ देख लो, एलसीआर परिपथ देख लो, समय कम है, सुपर फास्ट करते हैं। एलसीआर परिपथ देखो बच्चों, परिपथ में हमारे पास एलसीआर परिपथ है जिसमें एक आपका प्रेरक कुंडली जुड़ा हुआ है, एक आपका संधारित्र, एक आपका प्रतिरोधक। इसका जो आप सिरों के बीच जो बोल्टता बच्चों VL होगा, सिरों के बीच बोल्टता VC होगा, और इसके बाद बच्चों VR होगा। ठीक है, ये आपका विभवांतर हो जाता है, सॉरी विभव हो गया इनके बीच, इन्हीं बोल्टता ही हम मान के चलते हैं VR। अब बच्चों जब हम VL की बात करते हैं, जब हम VL की बात करते हैं, VL की बात करते हैं तो I इंटू XL हो जाता है। जब बच्चों VC की बात करते हैं तो I इंटू XC हो जाता है, और बच्चों VR की बात करते हैं तो ओम के नियम से IR हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, IR हो जाता है। ये आपको पता होना चाहिए, किससे आ गया, ओम के नियम से। मतलब इनके सिरों के बीच जो बोल्टता है विद्युत वाहक बल, यदि हम बात करें ऐसे, है ना, बोल्टता बच्चों कि VL VC और VR, तो ये आपका VL I इंटू XL देख सकते हैं, है ना। VC जो संधारित्र के सिरों के बीच I इंटू XC, VR बच्चों I इंटू R हो गया। यहां तक क्लियर है। थोड़ा सा यदि फ्रेजर आरेख इसमें बना हो तो आप लोगों को देखना है कि फ्रेजर आरेख में बच्चों होता क्या है। फ्रेजर आरेख ये बताता है, देखिएगा कि जो धारा है बच्चों मान लीजिए इधर बह रही है, जो धारा बच्चों इधर बह रही, तो धारा और जो आपका प्रतिरोधक होता है उसकी बोल्टता, ये आपके मान लीजिए I है, और बच्चों VR हमेशा समान कला में होता है, एक ही दिशा में समान कला में, मतलब यदि ओमेगा टी है तो ये भी ओमेगा टी, फाई है तो फाई, समान कलांतर में आगे की ओर बढ़ते हैं। धारा और बच्चों प्रतिरोध के बीच में जो आपके पास बोल्टता है ये समान कला में होती है। लेकिन इस VR से VL जो है बच्चों, VL अग्रगामी होता है। ठीक है, चल रहा है ना, जो VL है VR से अग्रगामी होता है, और जो VC है